नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम में मैं अभिषेक आनंद गुप्ता आप सभी का ढेर सारा स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्न पत्र 7 पर चर्चा करेंगे। प्रश्न पत्र 7 है ना, तो प्रश्न पत्र 7 का भाग 1 हम चर्चा करने वाले हैं। प्रश्न पत्र 7 का भाग 1 इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इस पेपर का नाम क्या है? इस पेपर का नाम है कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, इस पर हम चर्चा करेंगे। ये पूरा का पूरा नाम है इसका, कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून। इस पूरे पेपर का ये नाम है। तो कल्याणकारी विकासात्मक कार्यक्रम एवं कानून, ये पूरे पेपर का नाम है। ठीक है, तो इस पर हम चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले आज एक अधिनियम देखेंगे। इस अधिनियम का नाम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। इस पर हम चर्चा करेंगे, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर। तो इस पर जाने से पहले हम समझ लेते कि ये मानव अधिकार होता क्या है ना, कि मानव अधिकार होते क्या हैं, इसको हम समझ लें। मानव अधिकार, तो मानव अधिकार के संबंध में क्या क्या बातें कही जाती हैं। मानव अधिकार वे समस्त अधिकार है ना, वे समस्त अधिकार है ना, जो व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त है। मानव होने के नाते प्राप्त है। ठीक बात है, मानव होने के नाते मतलब कोई व्यक्ति यदि मानव है, उसी कारण उसको जो अधिकार मिलते हैं वे अधिकार क्या कहलाते हैं? वे समस्त अधिकार मानवाधिकार कहलाते हैं। सिंपल सी परिभाषा है। इसके अलावा उन सभी बातों को भी शामिल किया जाता है मानव अधिकार में, जो क्या क्या बातें हैं, जो व्यक्ति की गरिमा को संतुष्ट करते हो, व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करते हो, ठीक है, उसे प्रोत्साहन देते हो। दूसरी बात, गरिमा के अलावा उसकी प्रतिष्ठा की भी रक्षा करते हो, ठीक है, उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में सहायक हो। इसके अलावा उसे समानता एवं स्वतंत्रता भी प्रदान करते हो। स्वतंत्रता और समानता, ये दोनों मूल्य भी उसे जब प्रदान करते हो किसी व्यक्ति को, तो वे सारे अधिकार क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार कहलाते हैं। इसे एक तरीके से और परिभाषित किया जाता है, वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमीशन है ना, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग 1948 में यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशंस ने, उसके एक संगठन ने, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये घोषित किया था कि मानवाधिकार क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं। इसको घोषित किया गया था है ना। आपको अगर डेट याद होगा, मानवाधिकारों का जो डेट है वो 10 दिसंबर का डेट आता है ना। मानवाधिकारों का जो डेट है 10 दिसंबर, इसको मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ह्यूमन राइट्स कमीशन ने 1948 में घोषित किया, और ये वही अवधि है जब भारत में संविधान बनाया जा रहा था, भारतीय संविधान को निर्मित किया जा रहा था। तब हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव होते थे और राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनसे बीच में चर्चा हो रही थी कि क्या हम अपने संविधान के द्वारा, अपने आइन के द्वारा ये अधिकार भारतीय नागरिकों को दे सकते हैं। तब उन्होंने कहा था कि हाँ, ऐसा किया जा सकता है, और उसके बाद इस पर चर्चा शुरू हुई, और लगातार चर्चा के बाद भारतीय संविधान में भी निर्धारित किया गया, डिसीजन लिया गया कि हम क्या करें, भारतीय संविधान के भाग 3 में और भारतीय संविधान के भाग 4 में भी, इन दोनों को क्या करते हैं, हम इसको सम्मिलित कर लेते हैं मानवाधिकार को। तो भारतीय संविधान का 3 वाला भाग तो पूरा का पूरा इसी में है। भाग 4 कुछ स्तर पर बात करता है मानवाधिकारों की, हालांकि ये भाग 4 राज्य के नीति के निदेशक तत्वों से संबंधित हैं, है ना। तो ये इन 4 चीजों पे जो बातें उल्लेखित की गई हैं, वे सारे अधिकार क्या कहलाते हैं? मानव अधिकार, ह्यूमन राइट्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये इसका एक बेसिक सा पार्ट रहा। अब मैं अधिनियम के संबंध में कुछ बातें करता हूं। तो अधिनियम के संबंध में पहले हम बात ये करते हैं कि ये लागू कब से हुआ है हमारे यहाँ। ठीक है, तो हमारे यहाँ इसको लागू किया गया था, उसका जो डेट है वो है 28 सितंबर 1993 का डेट है। तो देखिए 28 सितंबर लागू का जो डेट है हमारे यहाँ 28 सितंबर ये इसका डेट है। लागू हुआ था 1993 में, इसलिए अधिनियम का नाम भी 93 है। ठीक है, तो 28 सितंबर 1993 में
यह अधिनियम हमारे यहाँ लागू किया गया था। इस अधिनियम की धाराएं वगैरह हम देख लें, संख्या कितनी है, क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। तो इस अध्याय में, इसमें अधिनियम में टोटल 8 अध्याय रखे गए हैं और 8 अध्याय के अलावा यहाँ पर 43 धाराएं हैं। 43 धाराएं हैं, आर्टिकल लेता हूँ, सेक्शंस है। टोटल 43 धाराएं हैं, सेक्शंस है यहाँ पर। ये इसका उल्लेख किया गया, 8 अध्याय और 43 धाराएं इसमें उल्लेखित की गई हैं इस अधिनियम में, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में। तो ये ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट बात है। 2 बातें इंपॉर्टेंट, 28 सितंबर को लागू हुई और 8 अध्याय और 43 धाराओं के साथ। हालांकि पुस्तकों में, पुरानी पुस्तकों में आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके लागू किया गया था, लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है। जब से 370 यानी अनुच्छेद 370 के जो प्रावधान हैं, अस्थायी प्रावधानों को जो नए प्रावधान उसमें लाए गए हैं या कहें कि हटा दिया गया, जो प्रचलित रूप में कहा जाता है, उसके बाद से ये पूरे देश में लागू हो गया है, इसलिए अब ये ऐसा नहीं रह गया है। हालांकि अफस्पा एक्ट जहाँ जहाँ पर भी लागू होगा उसमें कुछ मात्रा में तो भारतीय संविधान के 31, फिर उसके बाद 33, 34, 35 वाला जो आर्टिकल है उसके प्रावधान तो लागू हो गए हैं, है ना। तो वो बातें वहाँ पर सम्मिलित जरूर होंगी। इसके अलावा जो है वो पूरे भारत में इस अधिनियम को लागू कर दिया गया है, वह 28 सितंबर 1993 से। ठीक है, तो ये ध्यान में रहेगा। 8 अध्याय और 43 धाराएं इसमें शामिल की गई हैं। तो हम उसको देखें पहले कि इसका उद्देश्य क्या है। इस अधिनियम का, इस अधिनियम का उद्देश्य रखा गया है कि हम क्या करेंगे, बहुत ईजी है। मानव अधिकारों को क्या करना, तो मानव अधिकारों का संरक्षण करना एक काम है, संरक्षण करना। ठीक, दूसरा काम है मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना, मानव अधिकारों को प्रोत्साहन देना। ठीक है, तीसरा इसमें जो बात है वो है, तीसरा ये है कि जिला स्तर पर, है ना, जिला स्तर पर मानवाधिकार न्यायालयों की स्थापना करना, ताकि जिला स्तर पर मानवाधिकार के उल्लंघन के मामलों से निपटा जा सके। जिला स्तर पर इसकी व्यवस्था करता है भारतीय संविधान। ठीक है, इसके अलावा स्टेट लेवल पर, स्टेट SHRC इसको बोलते हैं, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, यानी राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना करना, ताकि प्रत्येक राज्य में क्या कर सके, वो मानवाधिकारों को संरक्षण दे सके, मानवाधिकारों को प्रोत्साहन दे सके। इसके लिए SHRC की स्थापना करना, ये इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। इसके अलावा इस अधिनियम में हम देखने वाले क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसमें हम देखेंगे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, है ना, यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, इसकी स्थापना, इसकी संरचना, है ना, इसके अध्यक्षों की नियुक्ति, है ना, इसके अध्यक्षों की नियुक्ति के अलावा हम लोग देखेंगे इसके सदस्यों की नियुक्ति, है ना, ये सब बातें देखेंगे। यानी कि हम क्या देखेंगे, अध्यक्ष देखेंगे, इसके अलावा सदस्य देखेंगे। यानी कि हम ध्यान से कहें तो इसको कहेंगे कि हम इसकी संरचना पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और इनकी नियुक्ति कैसे होती है, ये प्रक्रिया हम देखेंगे। इसके अलावा नियुक्ति के बाद इनमें सेवा शर्तें क्या होती हैं इनकी, है ना। इनके अलावा इसको पद मुक्ति कैसी होती है, इनको पद से कैसे हटा दिया जाता है, कितना इनका कार्यकाल होता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें लेखा पद्धति इनकी क्या होती है, लेखा पद्धति, है ना। लेखा पद्धति के अलावा इस पर हम एक बात और चर्चा करेंगे, है ना, कि इनको विशेष रिपोर्ट्स कहाँ से प्रकाशित होती है, कब कब ये लोग विशेष रिपोर्ट प्रकाशित करते हैं। तो ये बातें हम नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के संबंध में भी देखेंगे और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के संबंध में भी ये बातें हम देखेंगे। इसके अलावा हम क्या करेंगे, CGPSC ने जो भी प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, छत्तीसगढ़ PSC ने जो भी प्रश्न इस संबंध में पूछा हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे, या कौन से प्रश्न बनने की संभावना है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये वाला जो पार्ट है वो हम सेकंड वीडियो में इसको बनाएंगे, है ना। अब ये फर्स्ट वाले वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट बस ले रहे हैं, इसके बाद मैं इस पर सेकंड वाले पार्ट में इस पर चर्चा करूंगा, पर्टिकुलर इस पार्ट पे। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, है ना। अधिक से अधिक लाइक करिएगा, कमेंट्स करिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे जानकारी मिले और क्या आपको नया चाहिए, है ना। मैंने जो सबसे ज़्यादा सुना है इसके विषय में वो यही है कि इस पेपर मैंने पूरे पेपर 7 में नंबर नहीं मिल रहे हैं, और सच्चाई बात है। कहना चाहिए कि जो पुराना वाला मेंस था 2019 वाला, 2020 वाला, दोनों ही मेंस में देखो सबसे कम मार्क्स किसी विषय में है तो ये इसी विषय में है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, है ना, क्योंकि सामग्रियाँ बहुत ज़्यादा है ना, और उसको सही तरीके से व्यवस्थित करके प्रस्तुत नहीं किया जाता। इस कारण ये होता है कि ये बहुत ज़्यादा भारी लगता है, लेकिन भारी जैसा कुछ नहीं है।
बिल्कुल भारी जैसा नहीं है। अगर आप सही से डायग्राम वगैरह चार्ट वगैरह बनाते चलें। हाँ, ये है कि बहुत लंबा लंबा आप नोट्स मत बनाएं, छोटा नोट्स बनाएं। और मेरा जो नोट्स है उसको उतार लीजिएगा। किसी तरह की परेशानी होगी तो मेरे इस नंबर पर फ़ोन भी कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ 9827287691, इस पर आप कॉल करके इस संबंध में मुझसे चर्चा आप कर सकते हो। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ अगले वीडियो में। ठीक है।